बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के विज्ञान का तीसरा अध्याय पदार्थों का पृथक्करण के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे दैनिक जीवन में हम पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधियां क्या हैं, वाष्पन क्या है, जल किसी पदार्थ को कितनी मात्रा में घोल सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक यानी अलग करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा अलग किया जाता है, जैसा आप इस पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इसके अलावा उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा फसल कटाई के बाद अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें अलग करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनसे मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। बच्चों, अगर हम इस सारणी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। पृथक्करण का प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? चावलों से पत्थर को पृथक करना। उद्देश्य क्या है? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। इनका हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर किया जाता है। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना। उद्देश्य हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। चाय में हम उसके द्रव का भी उपयोग करते हैं और पत्तियां जब अलग हो जाती हैं तो उनका भी हम उपयोग करते हैं। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उससे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं, जिनकी हमें अलग अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। अमाप यानी कई आकार वाले ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में से
कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे गुण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है। तो बच्चों, अब तक हमने जान लिया पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम समझेंगे पृथक्करण की विधियां। सबसे पहले हस्तचयन क्या है, चलिए समझते हैं। दाल पकाने से पहले हम कंकड़, पत्थर, भूसे को दाल से अलग करते हैं, वह भी अपने हाथों से। हाथों से चयन करने की इस प्रक्रिया द्वारा कुछ बड़े अशुद्धियों को अलग किया जाता है। हस्तचयन की इस प्रक्रिया द्वारा हम चावल, दाल या दूसरे अन्न में दिखाई देने वाली अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो बच्चों, जैसा हमने जाना, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो बच्चों, आपने सीखा कि हस्तचयन का उपयोग हम कब कर सकते हैं। जैसे मिश्रण में अशुद्धियां जब बड़ी होती हैं, अशुद्धियों की संख्या जब कम होती है। इसके अलावा जब अशुद्धियों को आंखों से देखा जा सकता है, तभी हम हस्तचयन का उपयोग कर सकते हैं। थ्रेशिंग क्या है, चलिए समझते हैं। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्टर देखे होंगे। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न कण लगे रहते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करते हैं, सोचिए इन बातों को। आमों अथवा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो बच्चों, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब हम जानेंगे निष्पावन के बारे में। जब अन्न के दाने के साथ कोई सूखा एवं हल्का अवयव मिश्रित हो, तो उन अवयवों या अशुद्धियों को वायु द्वारा दूर करने की प्रक्रिया निष्पावन कहलाती है। निष्पावन की कुछ जरूरी बातें हैं, चलिए उसे समझते हैं। निष्पावन अन्न तथा हल्के अशुद्धियों को अलग करता है। निष्पावन के लिए हवा की जरूरत होती है। निष्पावन के लिए समतल से थोड़े ऊंचे जगह की जरूरत होती है। मिश्रण में एक अवयव हल्का तथा एक अवयव भारी होता है। अब इसके कार्य प्रणाली को चलिए समझते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को
इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। इस प्रकार से तात्पर्य है हवा द्वारा। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं चालन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे चालन की परिभाषा क्या होती है। किसी मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों या आकार में अंतर हो, उन्हें चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, कभी कभी हमारे आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छननी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं, जैसा आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। आटे के कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। इसके अलावा आपने भवन के निर्माण हेतु रेतों में काफी सारे कंकड़ पत्थर देखे होंगे। रेतों को, उन कंकड़ पत्थरों को चालनी द्वारा अलग करते हुए आपने जरूर देखा होगा, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। यहाँ रेतों को कंकड़ और पत्थर से अलग किया जा रहा है। यहाँ पत्थरों के, कंकड़ों के अशुद्धियों के अमाप की संख्या काफी ज्यादा है, जहाँ इन्हें आप हस्तचयन से किसी भी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चालनी या छननी का ही प्रयोग करना होगा। तो बच्चों, आपने जाना चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। इन बातों को आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर अवसादन क्या होता है। किसी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। याद रखना है, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन प्रक्रिया में हमें पानी की आवश्यकता होती है और पानी से ही हम विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों को हम अलग करते हैं। बच्चों, चलिए अवसादन और निस्तारण की इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझते हैं। इसके बाद हम समझेंगे निस्यंदन की प्रक्रिया क्या है। पहले बात करते हैं अवसादन और निस्तारण के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सवाल को करना होगा, वह है रेत तथा
पानी के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? एक बीकर में पानी लेंगे, फिर उसमें रेत मिला देंगे, फिर उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए। आप देखते हैं रेत के कण नीचे बैठने लगे हैं, जिसे अवसादन कहते हैं, तथा ऊपर का पानी साफ हो रहा है। ऊपर के साफ पानी को एक दूसरे बीकर में धीरे धीरे उड़े लिए, अवसादन को बिना हिलाए। इस प्रकार बिना अवसाद वाले साफ पानी को दूसरे बीकर में उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। बच्चों, अब आपको अवसादन और निस्तारण चलिए और अच्छे से समझना है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग समझेंगे निस्यंदन यानी फिल्टर करना क्या है। अब जिस जल को आपने अवसादन तथा निस्तारण से अलग किया, उसमें अभी भी कुछ छोटे छोटे अशुद्धियां होंगी, तो उसे आप फिल्टर पेपर, कपड़े या छलनी से भी अलग कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। चलिए निस्यंदन की प्रक्रिया को और अच्छे से समझें। जैसे हम चाय से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, निस्यंदन एक यांत्रिक तथा भौतिक प्रक्रिया है जिसमें द्रव में घुले ठोस पदार्थों को द्रवों से अलग किया जाता है। फिल्टर पेपर में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा द्रव पार हो जाते हैं, लेकिन कण या अशुद्धियां उसमें फंस जाते हैं। तो बच्चों, अब आपको अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के एक एक उपयोग को लिखना है। तो बच्चों, आपने अब तक जाना रेत तथा जल के मिश्रण को अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम वाष्पन की क्रिया को समझते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है।
वाष्पन की क्रिया द्वारा ही हमें समुद्र के पानी से नमक मिलता है। वाष्पन की प्रक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। यह आपको याद रखनी है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि आखिर समुद्र से हमें नमक की प्राप्ति कैसे होती है। इसके लिए एक क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद उस बीकर में भरे नमक वाले पानी को आपको गर्म करना है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, जैसा आपने कुछ देर पहले पढ़ा। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण होते हैं। इन्हीं लवण में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवण के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं समुद्र के जल से नमक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के आसपास वाले जगहों पर गड्ढा बनाया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सब गड्ढे हैं और समुद्र का पानी जब इन गड्ढों को भर देता है तो सूर्य के प्रकाश से ये गड्ढों के जल वाष्प में बदल जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और फिर नीचे तली पर ये नमक बच जाते हैं। इस प्रकार से हमें नमक प्राप्त होता है। फिर शोधन करके प्यूरिफाई करके हमें नमक की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे पृथक्करण की एक और अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थ को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार आप रेत तथा नमक के मिश्रण को अलग करेंगे। साथ में आपको बताना है कि संघनन किसे कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे अगले टॉपिक के बारे में। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो सबसे पहले हमें जानना है किसी भी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, यह हमें इस टॉपिक में जानना है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करेंगे। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर या ग्लास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से इसमें ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालकर और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार
एक एक चम्मच करके नमक मिलाते रहिए तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है, संतृप्त विलयन हम किसे कहते हैं? जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। और एक बात आपको याद रखनी है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है, लेकिन ठंडी अवस्था में नहीं। गर्म करने के बाद ही उसमें उस पदार्थ को और आप घोल सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में पदार्थ के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।